जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को फिजिक्स का फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन के लघु उत्तरीय प्रश्न 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को आज करेंगे। हम लोग को आज क्या करेंगे? चलिए, वीडियो नंबर 2 होगा। वीडियो नंबर 2 देखिएगा। एक वीडियो नंबर पहले बन गया, उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे देखेंगे। हम लोग कह रहे हैं क्या, हम हेडिंग क्या है मेरा हम लोग का कि प्रकाश के परावर्तन के लघु उत्तरीय यानी 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला प्रश्न जो 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आज हम लोग क्या करेंगे माने आज हम इन लोग को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए, इसी के साथ सबसे पहले मेरा YouTube चैनल नैन्सी स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। नैन्सी स्टडी सेंटर में आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये मेरा YouTube चैनल है। आप लोग के सपोर्ट के कारण ही मैं अच्छे से अच्छे पैदान पे पहुंच सकता हूं, इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोग को 2 मार्क्स का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए, हम लोग पिछला वीडियो में कर लिए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या था, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। फिर से हम लोग समझ लेते हैं इसको। कहता क्या है, देखिए कि प्रकाश का परावर्तन, तब प्रकाश को किसी वस्तु या सतह से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। यानी किसी सतह से प्रकाश, मान लो वैसे प्रकाश दे रहे बाबू, ऐसे टकरा करके वस्तु प्रकाश क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। 2 नंबर का पूछा जाता है, जब प्रकाश को किसी वस्तु या सतह से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन 2 तरीका का होता है, एगो नियमित और एक होता है अनियमित। तो कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है तो वे किरणें एक नियमित क्रम में तरीके से परावर्तित होती है, एक नियम के तहत परावर्तित होती है। तो प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे में मान लिया जाए कि हम लोग को यह एगो परावर्तक सतह है, यहां से कोई प्रकाश आया, इस सतह पर पड़ा, टकरा करके लौट गया, टकरा करके क्या हो गया? लौट गया। फिर कोई प्रकाश का किरण आया, टकरा करके लौट गया, फिर कोई प्रकाश का किरण आया, टकरा करके लौट गया। तो देखिए, एक नियम के तहत है कि ना, आती है बिंदु से टकरा कर, तो जिस बिंदु पर पड़ती है बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु, और टकरा करके क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन का परावर्तन कहते हैं बाबू? नियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए, इस प्रकार से हम लोग को समझना है। आगे समझते हैं हम लोग क्या है इसे। चलिए देखिए, अगला है अनियमित परावर्तन। क्या है? अनियमित परावर्तन। समझिए, अनियमित परावर्तन क्या है? कहता है अनियमित परावर्तन कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर टकराती है तो वह नियमित क्रम में परावर्तित ना होकर जैसे तैसे परावर्तित हो जाती है, तो प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब, मान लिया कि उबड़ खाबड़ सतह है, तो बताइए यहां से टकराया, सही से लौटेगा या सही से नहीं लौटेगा? इधर चला जाएगा। फिर यहाँ पे टकराया, इधर चला जाएगा। फिर यहाँ पे टकराया, फिर, तो यह सही तरीका से इसमें परावर्तन नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं एक लाइन में कि जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगा वह नियमित परावर्तन होगा, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा वह नियमित परावर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बताइए, हमको प्रकाश के परावर्तन के लिए कैसी सतह चाहिए? तो चिकनी सतह चाहिए।
कैसी सतह चाहिए? चिकनी सतह। देखिए लिखा हुआ है किस कैसा के लिए? प्रकाश के परावर्तन के लिए, प्रकाश के नियमित परावर्तन के लिए। कैसे परावर्तन के लिए? नियमित परावर्तन के लिए हमको कैसी सतह चाहिए? चिकनी सतह चाहिए। और अनियमित परावर्तन के लिए कैसी सतह चाहिए? खुरदरी सतह चाहिए। कैसी सतह चाहिए? खुरदरी सतह चाहिए। चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या है इसे। चलिए आगे देखिएगा। देखिए यहां बनाया हुआ अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह है ना, बनाया हुआ है यहाँ अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह। चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या है। ध्यान दीजिए, समतल दर्पण एग्जाम में पूछेगा 2 मार्क्स के कि समतल दर्पण के बारे में लिखा जाए। कहता है समतल दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका सतह समतल होता है। समतल दर्पण का सतह समतल होता है। इसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह रजतित किया या कलई किया जा होता है। एक सतह समतल होता है और दूसरा सतह रजतित किया हुआ रहता है। जो हम लोग डेली चेहरा मोहरा देख करके आते हैं वो दर्पण का नाम होता है समतल दर्पण। किस दर्पण? समतल दर्पण। तो वही कह रहा है कि समतल दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसका सतह समतल होता है। समतल दर्पण का सतह समतल होता है। इसका एक सतह परावर्तक, एक सतह चेहरा को देखने के लिए और पीछे वाला सतह पेंट किया रहता है। एक सतह चेहरा को देखने के लिए और एक सतह पेंट किया रहता है। यदि बोला है कि दूसरा सतह रजतित या कलई किया जाता है। देखिए मान समतल दर्पण है तो ये वाला सतह क्या किया? ऊपर वाला सतह रजतित किया हुआ है। ऊपर वाला क्या सतह है? रजतित किया, माने पलाई पेंट कर दे वाला है ये वाला सतह, ठीक है। और नीचे वाली जो सतह है ये वाला सतह, नीचे वाला ये पूरा प्लेन है जेकरा यानी परावर्तक सतह है। इधर से हम लोग चेहरा को क्या करते हैं? देखते हैं। खाली एग्जाम में 2 नंबर पूछता है कि समतल दर्पण क्या है, तो ऐसा हम लिख देंगे समतल दर्पण क्या है। चलिए अगला प्रश्न पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं 2 मार्क्स में। तब कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लिया जाए बाबू कि हमको क्या कहें कि यह कोई परावर्तक सतह है, ठीक है। यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है। इस सूर्य से कोई प्रकाश से किरण आया और आ करके लौट गया, तो ये जो आ रहा है ना किरण, वहां आ रहा है तो आ रहा है तो कौन बिंदु पर मिल रहा है? ई बिंदु पर मिल रहा है, तो इसके लिए यह प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी सूर्य के लिए यह प्रतिबिंब हो जाएगा ये वस्तु, ठीक है। यही बातें कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है तो यही पता चल गया। एगो मिलती है, माने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मिल जाती है, यानी कहीं ना कहीं मिल जाती है, कट जाती है। अभी कह रहा है कि आती हुई यानी डॉट 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 लाइन से आती हुई प्रतीत होती है, तो यानी जब सीधी रेखा से मिलती है तो उसका नाम होता है वास्तविक। क्या नाम होता है? वास्तविक। और जब डॉटेड डॉटेड लाइन से मिलती है, प्रतीत होती बोल रही है डॉटेड डॉटेड लाइन से, तो उसका नाम होता है काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी होता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु लिखेंगे, जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश आती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत को उस वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। उस वस्तु का उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। चलिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको बहुत आसानी वे में जवाब दे देना है कि प्रतिबिंब हमें कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा
काल्पनिक प्रतिबिंब। बहुत इजी वे में एग्जाम में सवाल पूछता है, बशर्ते आप सटीक जवाब दीजिएगा, सटीक नंबर देगा। नंबर उठानी है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करेंगे, नोट्स को अच्छे से लिख के आइएगा, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको कॉन्फिडेंस के साथ करें कि एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, आपको पूर्ण रूप से नंबर देगा। कहता प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए, कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो कहता है जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, देखिए क्या बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। और ये हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा दिखाई देता है। कैसा? उल्टा। यानी कह रहा है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तुओं की अपेक्षा हमेशा कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। किस प्रतिबिंब को बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को? तो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होती है, तो उल्टा दिखाई देती है। कैसा दिखाई देती है? उल्टा दिखाई देती है। चलिए आगे है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, समझिएगा। तो कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? सीधा होता है और इसे पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं दिखाया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा दिखाई देता है। कैसा? सीधा। और काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या है, ये बहुत आसान है, समतल दर्पण में देखने को मिलता है। हम क्या करते हैं ना कि समतल दर्पण के सामने जाएंगे और जाने के बाद क्या करते हैं कि हाथ को उठाते हैं। अगर इस दाहिना हाथ उठाएंगे ना तो समतल दर्पण में लगता है कि बायां हाथ उठाए हुए हैं, और बायां हाथ उठाएंगे ना तो समतल दर्पण में लगेगा कि दाहिना हाथ उठाए। बस यही को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। तो किस दर्पण में देखने को मिला? तो समतल दर्पण में। याद रखिएगा, पार्श्व परिवर्तन किस दर्पण में होता है? समतल दर्पण में। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। पार्श्व परिवर्तन किस दर्पण में? समतल दर्पण में। तो कहता है जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में वस्तु के दाएं भाग का बायां तथा बाएं भाग को दायां प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के प्रतिबिंब में इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। फिर से, जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में वस्तु के दाएं भाग का बायां तथा बाएं भाग का दायां प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के प्रतिबिंब में इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। हम फिर बोला, जैसे देख लिया, मान लिया कि अगर समतल दर्पण में आर को देखना है तो यार ऐसा दिखाई देगा समतल दर्पण में।
यानी दायां भाग बायां, बायां भाग दायां नजर आ जाती है, तो इसे दर्पण को, ऐसे परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और ऐसी घटना हमें समतल दर्पण में देखने को मिलता है। किस दर्पण में देखने को मिलता है बाबू? समतल दर्पण में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। 2 नंबर में अगला सवाल देगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को क्या करें? लिखना है। तो कहता है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार, याद रखिएगा, सीधा वस्तु के बराबर, वस्तु के आकार के कैसा होता है? बराबर होता है। यानी किस दर्पण में? समतल दर्पण में। फिर से, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार सीधा होता है, सीधा जाएंगे तो सीधे दिखाई देगा। वस्तु के आकार का कैसा होता है? बराबर होता है। माने जितना बड़ा रहेंगे उतना ही बड़ा समतल दर्पण में दिखाई देता है। पार्श्व परिवर्तन रूप से उल्टा आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है। माने पार्श्व प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वह पार्श्व रूप से उल्टा, प्रतिबिंब कैसा? उल्टा, आभासी तथा दर्पण के कैसा बनता है? पीछे बनता है। यानी जितना दूर पर खड़े रहेंगे ना उतना दूर लगेगा कि अंदर दर्पण में बन रहा है, अंदर दर्पण में बन रहा है, ऐसा पता चलता है। समतल दर्पण के सामने रखा वस्तु दर्पण से जितना दूर होता है प्रतिबिंब उतना ही दूर पीछे क्या करता है? बनता है। 2 नंबर पूछेगा, हम 3 गो विशेषता लिख देंगे, बहुत ज्यादा है। यानी पूछा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को बतावें, तो कहना है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जेकरा में पहला, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? सीधा होता है। वस्तु के आकार के कैसा होता है? बराबर होता है। फिर कहा कि पार्श्व रूप से उल्टा होता है, आभासी होता है, दर्पण के कैसा बनता है? पीछे बनता है। फिर समतल दर्पण के सामने रखा वस्तु दर्पण से जितना दूर होता है प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के कहां बनता है? पीछे बनता है। किस दर्पण की विशेषता है बाबू? समतल दर्पण की विशेषता है। चलिए आगे समझते हैं हम प्रश्न को किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आगे है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। एग्जाम में आएगा गोलीय दर्पण क्या है। तो कहता है कि गोलीय दर्पण कांच के एक पारदर्शी खोखले गोले का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह उभरा तथा दूसरा सतह धंसा हुआ होता है। इसे किसी एक सतह पर रचित किया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। किया होता है तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए कहता है गोलीय दर्पण कांच के एक पारदर्शी खोखले गोले का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह उभरा तथा दूसरा सतह धंसा हुआ होता है। इसके किसी एक सतह पर रचित किया होता है। जैसे मान लिया जाए कि यह गोला है, ठीक है, तो एक सतह को हम एक दाने से क्या कर दें? रचित कर दें, और एक दाने से क्या कर दें? छोड़ दे। देखिए और आधा भाग को इसको काट दें, तो यही चीज क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। तो गोली काट दिए तो 2 भाग में डिवाइड हो गया, तो इसका नाम होता है गोलीय दर्पण। 2 प्रकार के होता है। देखिए फिर अगला प्रश्न आपसे बोला जितना सवाल एग्जाम में जितना पूछे उतना ही के जवाब देना है, बेसी का जवाब नहीं देना है। हमको कहा कि गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखिए, लिख दिया। गोलीय दर्पण कांच के एक पारदर्शी खोखले गोले का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह उभरा तथा दूसरा सतह धंसा हुआ होता है। इसके किसी एक सतह पर रचित किया हुआ है, एक सतह पर पेंट किया जाता है, तो वैसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अगला सवाल है आपको कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण जो होता है वह 2 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। जेकरा पहला का नाम है अवतल दर्पण और दूसरा के नाम है उत्तल दर्पण। पहला के नाम है अवतल दर्पण, दूसरा के नाम है उत्तल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण देखिए क्या है, समझना है। तो कहता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो कहता है कि वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी, देखिए याद रखिएगा, बाहरी उभरा हुआ सतह रचित किया हुआ होता है उसे गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण कहते हैं। इसका भीतरी धंसा हुआ सतह परावर्तक होता है। देखिए मैंने बाहर ऐसे बना दिए, तो उभरा हुआ सतह रचित मैंने पेंट कर दिया, और धंसा हुआ सतह परावर्तक होता है, यही चीज। तो देखिए इधर लिखा ना सिल्वरेड सरफेस, मैंने रचित किया हुआ, और इधर
रिफ्लेक्टेड सरफेस माने परावर्तक सतह है। तो इसी दर्पण को हमको अवतल दर्पण कहा जाता है। यानी अवतल दर्पण किसे पूछे तो हम बताएं कि वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह उभरा हुआ तथा रजतित किया हुआ होता है उसे गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण कहते हैं, और इसका भीतरी सतह क्या होता है, परावर्तक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए इस प्रकार से आगे सवाल देखिए। आगे क्या है बाबू, चलिए आगे क्या है हमको, आगे है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं उत्तल दर्पण। कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी उभरा हुआ सतह परावर्तक तथा भीतरी धंसा हुआ सतह रजतित किया हुआ होता है उसे गोलीय दर्पण की उत्तल दर्पण कहते हैं। उलट दिया है, यानी क्या कर रहे हैं कि अभी अंदर वाला सतह रजतित किया रहेगा और बाहरी वाला कार्बन माने रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी उकरा से परावर्तन होगा, प्रकाश के परावर्तन होगा। तो इस प्रकार के सतह को, इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल माने उभरा, उ माने उभरा भी और उ माने उत्तल भी, तो जेकर परावर्तक सतह उभरा रहेगा ना वो कहलाएगा उत्तल दर्पण, तो जेकर परावर्तक सतह धंस जाएगा वो कहलाएगा अवतल दर्पण। यही तो डिफिनेशन है। चलिए अब समझना है आगे हमको कि दर्पण में ध्रुव कैसा होता है। ध्रुव किसको कहते हैं, देखिए ध्रुव किसको कहते हैं, तो कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव या दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। देखिएगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव या दर्पण के ध्रुव कहते हैं। देखिए मान लिया जाए ना बाबू कि यह दर्पण है, ये M और N एगो दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण चाहे कोई उत्तल दर्पण, तो इसका मध्य बिंदु कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे। तो ये मध्य बिंदु जो हुआ ना, यही बिंदु P माने ध्रुव कहलाया, पोल जिसको P से सूचित करते हैं, यही ध्रुव कहलाया। इसे P से सूचित किया जाता है। जितना एग्जाम में पूछे उतना ही जवाब देना है। कहता है ध्रुव, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव या दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे कौन से सूचित करते हैं, P से। आगे है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए मान लो कि गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के इसको अगर हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो सेंटर होगा बाबू, इस सेंटर, तो इस सेंटर के पॉइंट को इसको C से सूचित किया जाता है, और यही C का कहलाता है वक्रता केंद्र कहता है। तो कह रहा है क्या कि गोलीय दर्पण जिस गोले का बना था, जिस गोले का भाग था गोलीय दर्पण, वो गोलवा के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है वो गोले के केंद्र को, गोला के केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे कौन से सूचित किया जाता है, C से सूचित किया जाता है। आगे है मुख्य अक्ष। देखिए क्या कहता है, मुख्य अक्ष कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखाखंड को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाले रेखाखंड को दर्पण का मुख्य अक्ष। देखिए मान लिया कि कोई दर्पण है, ठीक है बाबू, तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहलाया, ध्रुव कहलाया, और ये गोला जिस गोले का भाग होगा, ये गोला का मान लिया कि भाग था, तो गोला का सेंटर पॉइंट C था, तो इस C का नाम हुआ वक्रता केंद्र। क्या नाम हुआ, वक्रता केंद्र। चलिए अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए तो ये कह रहा है कि ये वाला लाइनिया जो मिलाते ना है, ये दोनों को मिला दिए ना, यही लाइनिया क्या कहलाया, मुख्य अक्ष कहला गया। क्या कहला गया, मुख्य अक्ष। यानी याद रखिएगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष। इसे P और C से सूचित करते हैं। कुछ इसे P और C से माने PC से सूचित किया जाता है, किसका, दर्पण का मुख्य अक्ष का। आगे चला जाए, आगे चला जाए।
चलिए वक्रता त्रिज्या कहता है, देखिए ये भी बहुत इजी है, समझना है। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक सतह को मिलाने वाली रेखाखंड को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। देखिएगा कहता है वक्रता त्रिज्या कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक सतह को मिलाने वाली रेखाखंड को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए मान लिया जाए कि ई वाला P था और ई वाला हमको C था, ठीक है, सेंटर वक्रता केंद्र, तो यहां से यहां तक के जो दूरिया होगा ना, यही दूरिया माने दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को अगर मिलाने वाली रेखा कह देगा तब तो वह मुख अक्ष हो जाएगा। कुछ कहा जाएगा, मुख अक्ष कहला जाता है। या आप फिर बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। कौन से सूचित करते हैं? R से। फोकस क्या कहता है? कहता है किसी गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर, तो मुख अक्ष PC माने थे, के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या कटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। देखिए मान लिया कि दर्पण के समानांतर कोई किरण गया, दर्पण से टकराया, और टकराइला के बाद जिस बिंदुआ से होकर के जाएगा ना, तो बिंदुआ से टकरा होकर के जाएगा, इस बिंदु से अगर होकर के जाएगा तो इस बिंदुआ क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा, F कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F कहलाएगा। इसे F से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है बाबू? F से सूचित किया जाता है। अगला फोकस दूरी समझ लेते हैं। तो फोकस दूरी क्या कहेगा ना कि ध्रुव है और फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। लिखा है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी F से ध्रुव के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से सूचित किया जाता है। इस सब को बताया गया है फिगर से लेकर के, देखिए बताया गया है क्या है इसे। देखिए मान लिया कि एगो दर्पण है, इस वाले आधा भाग को पेंट कर दिया, आधा से अंदर वाले भाग को। तो देखिए इस भाग को जब पेंट कर दिया तो देखिए ध्यान से, यहां से ये आपका P हो गया इधर वाले दर्पण के लिए, और यहां से P हो गया इधर वाला। देखिए ये बाहर सतह परावर्तक है, उभरा हुआ ना, तो इसका नाम है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण बाबू? कौन दर्पण बाबू? कौन दर्पण बाबू? तो उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? ये उत्तल दर्पण है इधर साइड, और इधर अंदर वाला सतह पेंट ना किया हुआ है, तो दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। समझिएगा। तो ये कह रहा है क्या कि ये ध्रुव हो गया, देखिए लिखल है ध्रुव, ये पोल लिखा हुआ है, ध्रुव लिखा हुआ है पोल, ये कर्वेड माने इधर से पेंट किया गया है। ये क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ पे आपको क्या हो गया? ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखा का काम किया, इसी का नाम है मुख अक्ष। इसका हिंदी होगा मुख अक्ष। तो केकरा केकरा मिलावे का काम किया? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलावे का काम किया, और पूरा गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इधर भी वही चीज है, ये भी पोल है। ये क्या हो? तो पेंट किया गया है, बाहर वाले सतह कर्व मिरर है, तो ये बता रहा है, यानी बाहर वाली सतह जो है इसे क्या चीज है? कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल दर्पण, और ये होता है कनकेव, लिखल होगा कनकेव मिरर। कनकेव का मतलब होता है क्या? अवतल दर्पण। तो देखिए ये कहा जाता है क्या कि जिस इस पे आपको बताया गया, अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, सेंटर से ध्रुव को मिलाने वाली जो दूरी कहलाता है वो रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्व, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। आगे चलिए समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। आगे समझते हैं कि क्या है। देखिए यहां से इसमें बतावल गया है कि कौन फोकस है, कौन ध्रुव है, क्या है। देखिए बाबू यहां से समझ रहे हैं, मान लिया जाए कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट F है, और यहाँ पे पॉइंट C है। हम फिर से एक बार डिफिनेशन बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा, आप लोग सुनिएगा बच्चे।
कहता है कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है वो गोले के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर से, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। आगे क्या कह रहे हैं आपको कि दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यही तो है, यही सजाया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और फोकस किसे कहते हैं? तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के जाती है वह बिंदुआ क्या कहलाती है? तो फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस। फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं। यही चीज तो हमको इसमें था बाबू, और कुछ तो है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार का वर्णन करें। देखिए एग्जाम में आपको ये भी 2 नंबर का सवाल कभी कभी डाल देता है कि बताइए। हम इसको जब दीर्घ में बताएंगे तो पूरा डीपली से बताएंगे हम। देखिए ध्यान से क्या कहता है, जितना कहेगा उतना ही बताना है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और बने प्रतिबिंब का आकार निम्नलिखित है जो बताइए। देखिए वस्तु है, ये वस्तु की स्थिति है। अवतल दर्पण में वस्तु 6 जगह रखा था, 1 2 3 4 5 6, यानी फोकस पे नहीं, ध्रुव पे वस्तु को नहीं रखा जाता है। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये एक्सेप्शन केस है। चलिए अब क्या कहता है कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। देखिए जब वस्तु ध्रुव और फोकस माने बीच में रखल है, ध्रुव और कहां? फोकस के बीच में, तो याद रखिएगा ई वाला को नहीं जाना जाता है उतना, ई पहला नहीं। क्या जाता है कि जब प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच रखा रहता है तो दर्पण के पीछे बनता है। यही एगो अवतल दर्पण में नेसेसरी है कि दर्पण को बना देता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। बाकी सभी जगह दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, याद रखना। तो कब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब? जब P तथा F के बीच रखा रहता है तब। तो दर्पण की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और सीधा बनता है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है? बड़ा बनता है। देखिए इसको हम बारी बारी से समझते हैं किस प्रकार से एग्जाम में देता है। देखिए बता रहा हूं। जैसे मान लिया जाए बाबू कि अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये अवतल दर्पण है आपका। किस दर्पण है? अवतल दर्पण है। किस दर्पण है? अवतल दर्पण है। यह आपका मान लिया जाए कि P है, ये आपका मान लिया कि F है, ये आपका मान लिया कि C है। हमको वस्तुआ के रखे कहां बोला है? तो देखिए वस्तुआ को रखे कहां बोला है? कहां रखे बोला है बाबू? तो कहा है कि इस दोनों के बीच यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया था। यहाँ पे मान लिया कि वस्तु रखा गया है, ए और कौन चीज? बी रखा है। तो बताइए किरण आरेख जाना जाता है, तो जब कोई प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जाती है, दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद फोकस से होकर के जाती है। किससे होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। अब बताइए इस किरण को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ना लगा कि इधर से किरण भी आ रही होगी। डॉटेड डॉटेड से लिखना है। अब दूसरा वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है, किस किरण से? वक्रता किरण, वक्रता केंद्र से। देखिए तो ये जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से क्या होती है? लौट जाती है। और ये दोनों किरण को आगे जब हम बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरण क्या होता है? कहीं न कहीं जाकर के क्या होता है? कट जाता है। तो बताओ इसी का जैसा था यहाँ एडेस प्रतिबिंब बना और यहाँ कौन चीज? बीडेस प्रतिबिंब बना। तो बताइए ये वस्तु से बड़ा बना कि ना बना? बना। तो दर्पण के आगे इधर बना तो पीछे बना, तो दर्पण के पीछे बना। कैसा बना? पीछे बना। और जब पीछे बनता है तो उसका नाम होता है काल्पनिक। कौन सी नाम होता है? काल्पनिक। क्या नाम होता है? काल्पनिक। वस्तु से कैसा बना? तो वस्तु से बड़ा बना। कैसा बना बाबू? बड़ा बना। वस्तु के पीछे कैसा बना? बड़ा बना।
इस चीज को जानकारी लेना है हमें, ये चीज पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग जहां थे वहां समझ रहे हैं। देखिए क्या है से, तो इसमें कह रहा है कि अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, अगर वस्तु को कहां रख रहे बाबू, फोकस पे रख रहे, ऐसे बनाया जाता है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, हम बोले इस वाला को नहीं समझना है, फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनती है, अनंत पर। याद रखना है, जब वस्तु फोकस पर रखती है प्रतिबिंब कहां, अनंत पर। कैसी, तो वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब कैसा, वस्तु से बड़ा। बस यही चीज समझने चल जाना। जब एफ और सी के बीच रखा जाता है, माने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनती है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला वस्तु को हम सी पर रख दिए, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता। यहां से ऑब्जेक्टिव आता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थिति पे रखा जाए, कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो। तो याद रखिएगा हम दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं। कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। सिर्फ प्रतिबिंब का आकार बराबर। इस सब में वास्तविक और उल्टा एक स्थिति के छोड़ा करके, पी और एफ के छोड़ा करके। फिर है वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, तो प्रतिबिंब कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के कहां बनती है, बीच। वास्तविक और उल्टा क्या, छोटा। धीरे धीरे वस्तु बड़ा होता जा रहा है तो प्रतिबिंब धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। जब अनंत पर रखेंगे, जब अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, कैसा, तो वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो बहुत से वस्तु से बहुत छोटा होता है। चलिए इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। आगे नंबर प्रश्न समझिएगा, आगे क्या है बाबू, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं उनके आकार का वर्णन करें। 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो कह रहा है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार का वर्णन निम्नलिखित है। इसमें वस्तु को 2 जगह पर रखा जाता है, पी पर कभी नहीं रख सकते हैं, ध्रुव पर किसी वस्तु को नहीं रखा जाता है। तो कहता है वस्तु की स्थिति पी तथा अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा। यानी किस दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा, वस्तु की स्थिति जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत छोटा। बस 2 ठामा रखा जाता है। काहे 2 ठामा रखा जाता है, से देखिए काहे रखा जाता है, इसका प्रश्न। मान लिया जाए कि इधर से हम पेंट कर दिए और इधर से परावर्तक सतह बना दिए, ठीक है। तो जब परावर्तक सतह बना दिए तो इसके लिए P हो जाएगा और इसके लिए F हो जाएगा और इसके लिए C हो जाएगा। तो बताइए हम वस्तु, इसके लिए तो सब P C F आगे हो जाती है ना, यानी यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे कुछ हो जाएगा C हो जाएगा। तो बताइए वस्तु इधर से तो जाएगा नहीं, इधर से ना परावर्तक करना है, तो दर्पण से टकराया और टकराने से परावर्तन हो गया। तो किरण को जब आगे बढ़ाया तो लगता है कि फोकस से होकर के जा रहा है। तो बताइए कितने कंडीशन है, तो वो अनंत पर है और वो अनंत और पी के बीच में है, तो 2 ठामा वस्तु पर रखता है। देखिए अनंत, पी तथा अनंत के बीच, तो दर्पण के भी पीछे तैयो बना, आभासी और सीधा बना, कैसा बना, छोटा बना। और जब अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे ही। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा। इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में तो बताना है। आगे चलिए, कहता है वस्तु दूरी किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में 2 नंबर का सवाल है। तो कहता है किसी वस्तु से दर्पण के ध्रुव से वस्तु O के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसे बीम दूरी भी कहा जाता है। इसे U से सूचित किया जाता है। कुछ सूचित किया जाता है U से। जैसे मान लिया जाए कि कोई दर्पण है और यहाँ पे P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे C। मान लिया कि यहाँ वस्तु रखल है, O बना दिए और ये बना दिया, तो वस्तु है। तो बताइए O से P के बीच की दूरी को क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी या बीम दूरी कहलाएगा। इसे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक U से सूचित करते हैं, यही होता है। प्रतिबिंब दूरी पूछता है तो कहता है जिस दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब प्रतिबिंब को I से सूचित करते हैं, I से के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब को भी से माने प्रतिबिंब इमेज I जो बनता है ना, उसे I। तो बताइए इसका अगर प्रतिबिंब हम रखें, अनंत पर रखे होंगे
तो आ रहा होगा प्रतिबिंब दर्पण से टकराया, फिर वक्रता केंद्र से जा करके तो जहाँ पे फोकस पे बनता है तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बना इसी को हम भी से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। आवर्धन क्या है, देखिए बहुत आसान है। किसी गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं, यानी एम बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ आवर्धन सूत्र एम बराबर एच डैश बटा कौची एच डैश बटा एच, या एम बराबर माइनस भी बटा यू होता है। यानी कैसे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश और वस्तु की ऊंचाई को एच, और एम बराबर फॉर्मूला यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बताया गया है कि एम मतलब एम जो होता है आवर्धन होता है, यानी एच हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई। इसी प्रकार से इमेज यानी प्रतिबिंब, और यू माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज पर डिस्टेंस माने प्रतिबिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब वस्तु दूरी, और उसका मतलब मैग्निफिकेशन मतलब होता है आवर्धन। दर्पण सूत्र देखिए क्या होता है, कहता है गोलीय दर्पण उत्तल एवं अवतल दोनों के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस a के बीच संबंध को एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है, f होता है, जहां v क्या होता है प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f फोकस दूरी होता है। इस प्रकार से हम एग्जाम में क्या करते हैं, समझते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है 2 नंबर का सवाल कि अवतल दर्पण के उपयोग को क्या करें, लिखें, अवतल दर्पण के उपयोग को बताएं। देखिए एग्जाम में सब 2 नंबर का प्रश्न है, तो हमको कहता है कि अवतल दर्पण के हमारे दैनिक जीवन में अनेकों उपयोग देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उपयोग क्या है, निम्नलिखित है, बहुत सारे उपयोग। चलिए सबसे पहला है अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रकार के वस्तु जैसे टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्चलाइट, बल्ब इत्यादि में किया जाता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। 2 नंबर पूछेगा, 2 उपयोग लिख देंगे, बहुत ज्यादा है। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रकार के है, जैसे पहला बोले टॉर्च में, वाहन के हेडलाइट में, जो गाड़ी जलती है रात में चला करके जिस लाइट को चलाते हैं उस लाइट के आगे जो लगा रहता है वो अवतल दर्पण, सर्च लाइट में, बल्ब में इत्यादि में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर, चिकित्सक द्वारा रोगियों को नाक, कान, दांत, गला इत्यादि के जांच के लिए भी किया जाता है। कौन दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। इसका उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य से निकालने वाली उष्मा को केंद्रित एवं अवशोषित करने के लिए भी किया जाता है। किसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग नाई के यहाँ, नाई माने हजामती बनाने वाला, नाई के यहाँ हजामती दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी जब बाल देखना रहता है ना, छोटी छोटी बाल, तो उसको हम अवतल दर्पण के सामने लगा सकते हैं, अवतल दर्पण में देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी इतना छोटा बाल है तो इतना बड़ा दिखाई देगा, जिससे आसानी से नाई उसको बाल को क्या कर सकता है, इरेज कर सकता है, हटा सकता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले बताया कि टॉर्च में, वाहन के हेडलाइट में, सर्च लाइट में इत्यादि बल्ब में किया जाता है। दूसरा अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सक में द्वारा रोगियों को नाक, कान, दांत, गला इत्यादि के जांच के लिए भी किया जाता है। तीसरा बताया सौर भट्टियों में सूर्य से निकलने वाली उष्मा को केंद्रित एवं शोषित करने के लिए भी किया जाता है। क्यों, तो अवतल दर्पण का उपयोग। फिर दर्पण का उपयोग नाई के यहाँ हजामती दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है से, अगला प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट से भी ये भी पूछा जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती अर्थात दाढ़ी बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। बहुत बच्चे आवर्धित का मतलब उल्टा सोच लेते हैं, लेकिन आवर्धित का मतलब होता है बड़ा बनाता है, जिससे नाई को छोटे छोटे दाढ़ी भी आसानी से दिखाई पड़ने लगती है, जिससे नाई को हजामती करने में काफी सुविधा होती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता
है। 2 नंबर पे पूछेगा, लिख देना है। आगे क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, तो कह रहा है कि वाहनों को साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं बहुत बड़े क्षेत्र का भी प्रतिबिंब बना लेता है। यानी देखिए, जब साइड मिरर तो बहुत दूर तक के भी वस्तु दिखाई देने लगता है इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। इसी जिससे ड्राइवर को वाहन चलाते समय पीछे अवस्थित माने पीछे स्थित वस्तु लंबी दूरी तक भी वस्तुएं एवं आती जाती वाहन आसानी पूर्वक दिखाई देती है, जिससे ड्राइवर को वाहन चलाने में काफी सहूलियत होती है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। 2 नंबर का सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे एग्जाम में आगे क्वेश्चन समझिए। देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, 2-4 को पॉइंट समझना है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हमेशा ऋणात्मक होती है। हम 5 नंबर में बताएंगे तो कैसे ऋणात्मक होता है बहुत डिटेल से बताऊंगा। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f हमेशा धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, यानी f बराबर r बटा क्या होता है 2। अवतल और उत्तल दोनों के लिए लागू होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, उसकी फोकस दूरी से दोगुनी होती है, या r बराबर हम क्या कह सकते हैं 2f। देखिए लिखा हुआ f बराबर r बटे 2 या r बराबर 2f। इस प्रकार से देखिए आगे प्रश्न थोड़ा सा 2 और बता रहा हूं इससे रिलेटेड क्या पूछती है से देखिएगा। चलिए क्या है कि हम बिना स्पर्श किए अवतल, उत्तल और समतल दर्पण को कैसे पहचान कर सकते हैं? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो कहता है, देखिए समझिए कि जब समतल दर्पण को पहचान करना रहता है तो हम प्रतिबिंब से पहचान करेंगे, बिना छुए कह रहा है। तो जब हम समतल दर्पण के सामने जाएंगे, जाने के बाद मेरा दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के अगर बराबर बन जाएगी तो सोचेगी कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। यानी इसमें प्रतिबिंब जो है, यानी इसमें क्या है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनती है। कैसा बनती है? बराबर। चलिए उत्तल दर्पण क्या होगा तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा काफी छोटा बनता है। अवतल दर्पण क्या होगा बाबू? तो देखिए समझ लेते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। बोलेंगे कह रहा है बिना स्पर्श किए उत्तल, अवतल और समतल दर्पण को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी दर्पण के सामने जाएंगे, अगर उस दर्पण के सामने जाने के बाद मेरा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बन जाती है तो हम कहेंगे वह दर्पण समतल दर्पण होगी। फिर अगर उत्तल के लिखेंगे तो जब हम दर्पण के सामने जाएंगे, जाने के बाद मेरा प्रतिबिंब वस्तु के मेरा प्रतिबिंब जो है वह क्या होगा, दर्पण में वस्तु से काफी छोटा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देने लगेगा तो हम सोचेंगे यह दर्पण
उत्तल दर्पण होगा। फिर अवतल का लिखेंगे तो वैसा दर्पण, यानी अवतल के लिए जाएंगे सामने तो देखेंगे हम कि जब हम अवतल दर्पण के, यानी जब हम प्रतिबिंब दर्पण के सामने खड़े होंगे तो खड़े होने के बाद देखने के बाद अगर मेरा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के, माने हमसे बहुत बड़ा दिखाई देने लगती है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देती है, तो हम समझेंगे कि वह प्रतिबिंब कैसा होगा, अवतल होगा। इस प्रकार से एग्जाम में क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ कहा आवृत स्पर्श किए ना, और आवृत क्वेश्चन वहां कह देगा कि बिना या स्पर्श किए, ओहो, ये बिना स्पर्श किए कहता, ये क्या कह रहा है कि बिना स्पर्श, या स्पर्श थोड़ी कर लिए हम, तो बिना स्पर्श किए ना बता दिए, तो यह क्या हो गया, बिना स्पर्श किए हो गया। ये जो आंसर हो गया बिना स्पर्श किए पहचान लिए, यानी क्वेश्चन है बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए अवतल, उत्तल और समतल दर्पण को कैसे पहचान कर सकते हैं। तो कहेगा कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा काफी छोटा होगा तो उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा तो अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक और प्रश्न यहाँ से है, एक और प्रश्न आपका यहाँ से देगा, क्या देगा तो ध्यान दीजिएगा क्या देगा से। अवरी कहेगा बिना, अवरी कहेगा बिना छुए, अवरी स्पर्श करके कहेगा, अवरी स्पर्श किए, स्पर्श कर बताएं कि दर्पण उत्तल, अवतल और समतल है। उत्तल, अवतल और कौन सी है, समतल है। तो कह रहा है स्पर्श कर बताएं कि दर्पण उत्तल, अवतल और क्या है, समतल है। तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा। कैसा होगा, समतल। फिर अवतल का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होगा, धंसा हुआ होता है। उत्तल का, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। चलिए, इतना ही इसका जवाब लिखना है। स्पर्श कर बताएं, मैंने छू करके बताएं, पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, यहां हम क्वेश्चन लिखा था कुछ और, यानी क्वेश्चन होना चाहिए पिछला में कि स्पर्श बिना स्पर्श किए बताएं कि अवतल, उत्तल और समतल कैसे है, तो प्रतिबिंब से बता सकते हैं। अभी सवाल दिया कि स्पर्श कर बताएं कि दर्पण उत्तल, अवतल और कैसा है, समतल है। तो कह रहे हैं समतल दर्पण परावर्तक सतह, यानी जब समतल दर्पण के सामने जाएंगे उससे स्पर्श करेंगे तो स्पर्श करने के बाद परावर्तक सतह समतल दिखाई देगा तो कहेंगे कि कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। अगर हम अवतल दर्पण, अगर हम किसी दर्पण को स्पर्श किए, स्पर्श करने के बाद परावर्तक सतह उभरा, परावर्तक सतह धंसा हुआ दिखाई देगा तो उसको कहेंगे कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर हम दर्पण के सामने गए और दर्पण के सामने जाने के बाद अगर हमको क्या हुआ बाबू, अगर उस समय हमारा दर्पण, अगर उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ दिखाई दिया तो हम कहेंगे कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इतना ही प्रश्न 2 नंबर में प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। आप वीडियो को 2 वीडियो बनी है, दोनों वीडियो को बहुत अच्छी से देखिएगा, इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ दिल से शुक्रिया, थैंक यू।